वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम फिजिकल एजुकेशन का प्री बोर्ड हुआ था 2020 से 2021 का प्री बोर्ड, उसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये जो प्री बोर्ड होता है, आपके जो सैम्पल पेपर सीबीएसई जो है वो आपका रिलीज़ करते हैं, इसके साथ साथ आपका जो सिलेबस है उसी में से आपका क्या है क्वेश्चन पेपर आता है बोर्ड एग्ज़ाम का। और जो प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड में से आपके 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो बिल्कुल जो जिसे कहा जाता है कि डिट्टो कॉपी आपको दे दिए जाते हैं। तो इसे सॉल्व करना, या मैं ये कहूँ, ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इसे अच्छे से कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन हैं आपके टिप्स पर होने चाहिए। तो देखिए, ये हमारा प्री बोर्ड है और इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल हमारा जो सैम्पल पेपर आया था सीबीएसई के द्वारा वैसा ही है। आप खुद भी देख के आए होंगे और आप कमेंट में बताइए कि आपका प्री बोर्ड कैसा हुआ है। अगर ख़राब हुआ है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास 1 महीना है, आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। अगर अच्छा हुआ है तो ओवर कॉन्फिडेंस मत लाइएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पर, शरीर की वह योग्यता जिसमें बिना किसी बाहरी सहायता से अधिक दूरी तक गतियाँ की जा सकती है वो क्या कहलाती है, हमें ये बताना है। तो जो शरीर है उसकी जो योग्यता, ऐसी योग्यता पूछ रखी है जिसमें बिना किसी बाहरी सहायता के, तो यहीं से हमें क्लू मिल जाता है कि बिना किसी बाहरी सहायता के क्या करना है, अधिक दूरी तक मूवमेंट करना है, गति करनी है। तो उसे क्या कहा जाता है, आपको पता होगा कि हमने जो लचक है, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन में आप देखिए लचक 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 बता रखा है। तो जो लचक के हमने 2 प्रकार पढ़े थे, एक होता है अक्रिय लचक और एक होता है सक्रिय लचक। तो जो सक्रिय लचक होता है उसमें क्या होता है कि बिना किसी बाहरी सहायता के क्या किया जाता है, मूवमेंट किया जाता है अपनी बॉडी में, तो उसे सक्रिय लचक कहा जाता है। तो इसका जो ये ख है वो सही होगा। और अक्रिय लचक जो होती है वो बिल्कुल उससे उल्टी होती है, अपोजिट होती है। उसमें क्या किया जाता है, बाहरी सहायता ली जाती है और उसके साथ क्या किया जाता है, अपनी बॉडी में मूवमेंट किया जाता है, गति की जाती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो इसका सही है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसके और में ही आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, एक दी गई दूरी को एक समान गति से दौड़ने की तकनीक को डैश कहते हैं। तो यहाँ पर दौड़ने की तकनीक के बारे में पूछ रखा है, वो भी कैसी, जो दूरी दी गई है, मतलब कि जितने भी किलोमीटर आपको दौड़ना है, जितना भी आपको बता रखा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दौड़ना है, तो उसको कवर करने के लिए क्या किया जाता है, एक समान गति यूज़ की जाती है। मतलब कि जो स्पीड है वो बिल्कुल इक्वल रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। स्टार्टिंग में जो स्पीड होती है वही आखिर तक रहती है। तो वो कौन सी ऐसी जो तकनीक है जिसके अंदर ऐसा किया जाता है, तो वो तकनीक है आपकी पेस दौड़। जो पेस दौड़ है उसमें क्या होता है, एक समान, जैसे स्टार्टिंग में जो आपकी स्पीड होती है, जो गति होती है, वही आखिरी तक होती है जब आप फाइनल में पहुंच जाते हैं दौड़ते दौड़ते। तो इस जो पेस दौड़ है वो क्या है, इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, वह गति जिसमें जोड़ों के बीच का कोण बढ़ जाता है वह डैश कहलाती है। तो जोड़ों के बीच का कोण बढ़ जाना, यानी कि कोण मतलब एंगल बढ़ जाना। जो जोड़ होते हैं, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, उनके बीच में जो एंगल बढ़ जाता है। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया है, अगर आप हर एक क्वेश्चन को पहचान सकते हैं कि वो क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा गया है, तो डेफिनेटली आपको ये भी पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि जब आपको ये पता चल जाता है क्वेश्चन को देखकर ही, क्योंकि ये पहचान होती है कि अगर आप क्वेश्चन को देखकर पहचान सकते हैं कि कहाँ से आया हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं इसका आंसर पता होगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्री बोर्ड हुआ है, बोर्ड नहीं हुआ है। पर आपको क्या अपना जो प्री बोर्ड भी है वो ऐसे देना है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, उससे ही एनालाइज किया जा सकता है कि आपके बोर्ड में कितने मार्क्स आएंगे। और मैं आपको बता दूं, जो प्री बोर्ड होते हैं उससे अगर उसके बाद आप सबक सीख कर अगर मेहनत करते हैं तो आपके 10% मार्क्स बढ़ जाते हैं, वरना आप वहीं के वहीं भी टिके रह सकते हैं या फिर उससे कम मार्क्स भी ला सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत लाइएगा। अब देखिए, ऐसे कौन सी जो गति है, जब मूवमेंट करता है शरीर, तो उसमें जो जोड़ होते, जो जॉइंट्स होते हैं, उनके एंगल बढ़ जाते हैं। तो वो किस में होता है, तो वो होता है, यहाँ पर हम नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। एबडक्शन दे रखा है पहला, दूसरा एडक्शन दे रखा है, तीसरा फ्लेक्शन दे रखा है और चौथा एक्सटेंशन दे रखा है। तो ये होता है
ये आपका जो एक्सटेंशन यानी कि जो ये विस्तारण है यानी कि जो घ वाला है वो होगा इसका सही, क्योंकि एक्सटेंशन में क्या होता है, घ सही कर लीजिए, एक्सटेंशन में क्या होता है, जो बॉडी होती है वो क्या करती है, वो हमारी जो जोड़ हैं, जितने भी जोड़ होते हैं वो क्या करते हैं, शरीर से जो शरीर की मध्य रेखा है उसे दूर होते चले जाते हैं, इसलिए इसका सही है। तो आपको याद होगा ये चैप्टर 10 से आया हुआ ये क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे सामने है, लंबे समय तक व्यायाम करने से क्या होता है, यही तो पूछ रखा है यहाँ पर। तो लंबे समय तक मैंने आपको बताया था जो दीर्घकालिक व्यायाम है उसके प्रभाव जो थे उसके अंतर्गत ही ये था क्वेश्चन। दीर्घकालिक प्रभाव आपका कहाँ से आया हुआ है टॉपिक, ये आपका चैप्टर नंबर 8 से आया हुआ है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए हमारे सामने है, हृदय का आकार कम होता है, दूसरा हृदय दर कम होती है, तीसरा रक्त का आयतन कम होता है, और चौथा स्ट्रोक आयतन कम होता है। तो इसका आपका सही होगा सेकंड वाला, जो हृदय दर है वो कम हो जाती है अगर आप लगातार वो भी लंबे समय तक, दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक अगर आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, जो आपका हृदय दर है यानी कि जो हार्ट रेट होती है हमारी वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। और ये चिंता की बात नहीं होती है, ये एक अच्छी बात होती है कि हमारी जो हार्ट बीट है वो कम हो जाती है। और ये क्या है, आसन या फिर आप योगा के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा ही ऐसा कर सकते हैं। तो आपको जो प्रभाव है दीर्घकालिक प्रभाव वो अच्छे से कर लेने चाहिए। ये सारे उल्टे लिख रखे हैं। लंबे समय तक अगर हम व्यायाम करते हैं तो उससे जो हृदय आकार है वो कम नहीं होता है बल्कि वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से रक्त का आयतन कम नहीं होता है, बढ़ जाता है। स्ट्रोक का आयतन कम नहीं होता है, बढ़ जाता है। तो आप उसे अच्छे से देख लीजिए चैप्टर 8 को, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो। अगर अब इसका जो और वाला है, क्योंकि आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, वो भी करते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर और वाला भी इसलिए करवा रही हूँ कि अब की बार आपके में ये और है, ऑप्शन आया हुआ है और इसे आप इग्नोर करते हुए चलेंगे तो क्या पता यही का क्वेश्चन बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन है आपका उठाकर बोर्ड में दे दिया जाए, हमें क्या पता। तो अच्छे से करके चलिए। अब देखिए, निम्न में से एक प्रमुख घटक सहन क्षमता होती है को निर्धारित करने वाले जो शरीर क्रियात्मक कारक है उसे बताना है। शरीर क्रियात्मक कारक जो हैं वो चैप्टर 8 है, उसके अंतर्गत सहन क्षमता जो है आपकी या सहनशीलता, उसके लिए जो निर्धारित करने के लिए जो कारक बताए गए हैं वो हमें बताने हैं कि इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा है। पहला देखिए एरोबिक क्षमता, दूसरा सफ़ेद रेशे, तीसरा लचक तो खुद भी एक शरीर क्रियात्मक कारक के अंतर्गत आता है, और चौथा जो है वो स्नायु संस्थान की गतिशीलता। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो बिल्कुल सही है, ए एरोबिक क्षमता। एरोबिक क्षमता और एनारोबिक क्षमता ये दोनों के दोनों क्या आते हैं, सहन क्षमता के निर्धारित कारक के रूप में आते हैं। तो देखिए से आपको ऑप्शन भी दिया जा रहा है तो वही ऑप्शन दिया जा रहा है जिससे आप क्या कर सकते हैं, कोई चॉइस नहीं है। जोन सा आप क्या ऊपर वाला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी उसी चैप्टर से पूछा जा रहा है और ऑप्शन वाला जो पूछा जा रहा है वो भी उसी चैप्टर से पूछा जा रहा है। अगर आप ये सोचकर चलें कि आप एक चैप्टर को छोड़ देते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ऑप्शन वाले क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, तो आपकी गलतफहमी होगी, क्योंकि जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो भी क्या है, आपके एक ही चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। वो यही चेक करना चाहते हैं कि बच्चे ने इस चैप्टर का ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो क्या हो गया, दूसरा टॉपिक तो पढ़ा होगा, तो पूरा चैप्टर आप अपना ऐसे मत कीजिए कि हम नहीं करके जाएंगे। आगे देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से आंतरिक अभिप्रेरणा का एक घटक है। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, सबसे पहली बात आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, आंतरिक मतलब अंदर, तो जो अंदर से हमें अभिप्रेरणा आती है, जो मोटिवेशन हमारा अंदर से आता है वो आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे कि अगर आप खुशी के कारण या फिर आप उदासी के कारण या फिर किसी से या फिर आप के मन में कोई आशा है उसके लिए, या फिर आप अपनी रुचि के रहते हुए क्या करते हैं, आप कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से आ रही है, बाहर का कोई आकर ये नहीं कह रहा है कि तुम ये चीज़ करो, ये हमारे अंदर से आ रही है। हम किसी चीज़ को करके अगर खुश हैं तो हम करेंगे उसे। इसी टाइप से अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं या फिर हमारी किसी चीज़ में रुचि है तो ये हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। अब देखिए ऑप्शन में से कौन सा घटक है आंतरिक अभिप्रेरणा का। पहला आत्मसंतुष्टि, दूसरा सुरक्षा, तीसरा गरीबों की सेवा और चौथा यह सभी। पर यह सभी ही सही होगा, क्योंकि
यहाँ पर थोड़ा देखने में हमें ऐसा लगा कि जो सुरक्षा है वो क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा है, पर हमारे मन में जब खतरा होता है, उत्पन्न होता है, तो हम खुद की सुरक्षा के लिए मन ही मन में सोचते हैं, बाहर वाला कोई नहीं बताता है। इसलिए क्या है, ये भी क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा। कभी कभार क्या होता है, हम अंदर ही अंदर घबरा जाते हैं और उसके कारण हम सुरक्षा चाहते हैं और उसके लिए हम कदम उठाते हैं। तो ये क्या होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा का घटक होगा। अब गरीबों की जो सेवा है, गरीबों की सेवा करने के लिए कोई बाहर से कोई व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि तुम गरीबों की सेवा करो, अगर तुम्हारे मन में जब तक नहीं है तुम नहीं करोगे। इसलिए क्या है, ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा का घटक है। और आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतुष्टि मतलब अपने आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए क्या किया जाता है, हम कार्य करते हैं, हम कोई भी कदम उठाते हैं, तो वो भी क्या है, हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा। इसलिए इसका यह सभी वाला सही होगा। अब अगला देखिए, 5th वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से ओसीडी, जो ओसीडी है उसका लक्षण कौन सा है। पहला यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आक्रामक व्यवहार करना, दूसरा बार बार पैसों की गिनती करते रहना, तीसरा ध्यान केंद्रित न कर पाना, और चौथा दूसरों से नज़र मिलाने से बचना। अब देखिए यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा ऑप्शन। अगर आपने इसके लक्षण ठीक से पढ़ रखे हैं तो आप अच्छे से बता सकते हैं। हमने उसमें देखा था कि जो ओसीडी से जो भी व्यक्ति प्रेरित होता है उसके लक्षणों में शामिल क्या होता है, वो कैसी हरकतें करता है। वह बार बार किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करता है, चाहे वह बार बार, अगर झाड़ू मारने की बात की जाए तो बार बार सफाई करता रहता है, बार बार सफाई करता है, या फिर अगर इसी तरीके से बार बार किसी भी चीज़ को दोहराता है। इसी टाइप से जो पैसे हैं, पैसे को बार बार गिनना, वो भी क्या उसके लक्षण के अंदर ही आएगा। अगर किसी भी चीज़ को बार बार करता है वो, चाहे वो उसके अंदर कुछ भी आ जाए, पैसे आ जाएं, आपकी साफ सफाई आ जाए, या फिर इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें आ जाएं, तो सारे के सारे क्या है, बार बार करेगा अगर कोई व्यक्ति, तो ओसीडी का एक लक्षण उससे सेम है। तो इसके लिए ख वाला इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दे रखा है, यदि एकल लीग टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा लेती हैं तो मैचों की संख्या क्या होगी। तो एकल लीग टूर्नामेंट क्या है, लीग टूर्नामेंट में हमारे जो प्रकार हैं, एक तो एकल लीग टूर्नामेंट होता है, एक द्विलिंग लीग टूर्नामेंट, या फिर उसे कहा जाता है डबल लीग टूर्नामेंट। तो इसे कैसे ज्ञात किया जाए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 10 टीमें दे रखी है हमें, और उससे हमें बताना है कुल मैचों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है, यहाँ पर कर दिया जाता है सोल्व। देखिए आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा, दे दिया है आपको, आपका जो सिलेबस है उसमें लगा हुआ है, n ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज, और इसके नीचे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए n ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट अपॉन 2। तो यहाँ पर जो n है, n मतलब है 10, मतलब कि जो टीमें हैं उसे n कहा जा रहा है। तो 10 ब्रैकेट 10-1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 2। अगर इसे आप सोल्व करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, 10 ब्रैकेट 10 में से 1 गया 9 अपॉन में 2, इसे इंटू कर दें तो हमारा कितना होगा, 90 होगा, 90 अपॉन में 2, और उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 45। अगर 90 अपॉन में 2 होगा और उसे डिवाइड करते हैं तो 45 निकल के आता है। तो इसका जो आंसर देखिए गह वाला 45, ये इसका सही है। तो मुश्किल नहीं है, आपको हर एक चीज़ करके जानी है, मैंने यही कह रखा है आपको। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, धारदार वस्तु से त्वचा पर अनियमित चीरा लगना डैश कहलाता है। तो क्या धारदार वस्तु मतलब कि कोई भी पैनी सी कोई भी नोकीली या फिर जिसे हम पैनी वस्तु कहते हैं, उससे क्या हो जाना, चीरा लग जाना या फिर चोट लग जाना, तो उसे क्या कहा जाता है। पहला यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है चीरा, दूसरा विदारण, तीसरा रगड़, और चौथा मोच। तो जो चीरा है वो उसका सही आंसर होगा। जो चीरा है उसे ही कहा जाता है जब नोकीली चीज़ हमारे लग जाती है और उससे खून निकलना शुरू हो जाता है, तो चीरा इसका सही होगा। अथवा में देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, देखिए इस तरह के अस्थि भंग में हड्डी एक से ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा अस्थि भंग का टाइप है जिसमें क्या होता है, जो अस्थि है यानी कि जो हड्डी है वो क्या होती है, कई टुकड़ों में टूट जाती है। तो इसे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। आपने जो भूखंड अस्थि भंग आपने पढ़ा होगा 9th चैप्टर के अंदर ही इंक्लूड है भूखंड अस्थि भंग। तो उसमें भूखंड मतलब कि बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, बहु मतलब बहुत सारे, भू नहीं होगा, बहुखंड, बहुखंड
बहुखंड, तो बहुखंड मतलब होता है बहुत सारे टुकड़े। इसी टाइप से आप यहाँ पर ऑप्शन में देखिए मिश्रित अस्थिभंगी यहाँ पर लिख रखा। मिश्रित मतलब क्या होता है, मिला हुआ, तो यानी कि बहुत सारे जिसके टुकड़े हो जाते हैं, इसलिए इसका जो क है वो सही है। अगर आप ऐसे नहीं देख पाते हैं तो आपको क्या करना है, आप इसमें देख लीजिए ऑप्शन में आपको दे रखा होगा इंग्लिश में, तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में तो सेम ही नाम है, यही है कंपाउंड फ्रैक्चर, ये इसका सही है। तो इस टाइप से देख सकते हैं आप, अगर आपको हिंदी में अगर दूसरा नाम दे दिया जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन हमारे सामने, तैराकी या जिम्नास्टिक में बाहरी संगीत के साथ तालमेल स्थापित कर गतिविधियां करना डैश कहलाता है। तो मैं इस आंसर को लेकर श्योर नहीं हूँ, अगर आपका कोई दूसरा आंसर है तो मुझे नहीं पता वो सही है या नहीं, बस मुझे जहाँ तक अंदाजा है, जहाँ तक मैंने सर्च किया है और जितना मुझे पता चला है, वो इसका आंसर होगा लयबद्ध संगीत। अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मेरे को पूरी श्योरिटी नहीं है, इसलिए मैंने आपको साफ साफ खोल कर दी है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है 9th, चपलता को मापा जाता है, तो जो चपलता है उसे किस, जो ये दे रखे हैं यहाँ पर ऑप्शन में से किस में नापा जाता है। पहला है इसमें शटल दौड़, दूसरा स्टैंडिंग बोर्ड जंप, तीसरा 50 मीटर दौड़ और चौथा यहाँ पर 600 मीटर दौड़। तो इनके उद्देश्य अगर आपने पढ़ी हैं, अच्छे से याद किए हैं, तो आपको मालूम होगा। तो जो शटल दौड़ है उसमें क्या होता है, चपलता, इसका एक उद्देश्य होता है कि जो शटल दौड़ की जो विधि आपने देखी होगी कि एक जो शटल है वो रख दी जाती है, फिर उसे भाग कर लेकर फिर दूसरे स्थान पर जहाँ पर रेखा होती है वहाँ पर लेके जाया जाता है। तो इसकी विधि है, इसमें क्या चपलता जो है इसका उद्देश्य होता है कि चपलता एक व्यक्ति के अंदर कितनी है उसे नापा जा सकता है इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से एक जंतु स्रोतों से प्राप्त होने वाली वसा, जंतु स्रोत यानी कि जो एनिमल्स से जो प्राप्त होती है जो वसा, वो कौन सी है इनमें से। पहला यहाँ पर दे रखा मक्खन, दूसरा सरसों का तेल, तीसरा नारियल का तेल और चौथा है यहाँ पर सूखे मेवे। तो जो मक्खन है वो गाय से हमें प्राप्त होता है या फिर जो भैंसें होती हैं उनसे प्राप्त होता है, उनके दूध से बनाया जाता है मक्खन। तो ये जो पशु के द्वारा दिया गया है ये वसा है। अगर हम सरसों का तेल देखें, नारियल का तेल देखें, सूखे मेवे देखें, तो ये हमें एनिमल से प्राप्त नहीं होते हैं, इसके लिए इसका जो ए वाला है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, मैं यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो 11 क्वेश्चन और जो 12 क्वेश्चन है वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने भी जो क्वेश्चन पेपर किसी और से लिया है और उसने 11 और जो 12 जो क्वेश्चन है वो इंक्लूड नहीं कर पाई है या नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास है, क्योंकि आप तो प्री बोर्ड देकर आए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 11 क्वेश्चन डालकर उसका क्वेश्चन मुझे दे सकते हैं, 12 क्वेश्चन डालकर उसका क्वेश्चन मुझे बता सकते हैं, मैं सोल्व कर दूंगी अगर जहाँ तक हो सकेगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा यहाँ पे 13 क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ आसन की जो पिक्चर्स है वो दी जाती है और उनके आपको नाम बताने होते हैं। तो देखिए, आपको देखते ही पहचान लेना चाहिए, क्योंकि आपके माइंड के सामने, मतलब आपकी आंखों के सामने बुक नहीं है, पर आपको याद होना चाहिए ये जो आसन है ये इस टाइप की इसमें पिक्चर थी। तो आपको इसलिए पिक्चर दिखा कर मैंने आपको वीडियो बनाई है आपके लिए। तो देखिए, यहाँ पर जो ये व्यक्ति बैठा है ये किस टाइप से बैठा है, इसका एक हाथ नीचे के साइड से गया हुआ है, एक हाथ ऊपर के साइड से, और पैर कैसे मुड़े हुए हैं, इसको देखकर पता चलता है ये गोमुख आसन कर रहा है। तो एक गोमुख आसन है इसका सही। अगला देखिए, ये देखिए जो व्यक्ति है ये अपनी आलथी पलाथी जो मार के बैठा है और उसके साथ ही वह क्या कर रहा है, ऊपर ऐसे वी टाइप बना रहा है अपने हाथों को जोड़कर, यानी कि पर्वत भी तो ऐसे ही होते हैं, तो इसलिए पर्वत आसन इसका सही है। पर्वत आसन लिखेंगे कै लिखकर, फिर आप लिख देंगे गोमुख आसन, खे लिखकर आप लिख देंगे पर्वत आसन। अब सी देखिए, सी में ये व्यक्ति क्या कर रहा है, देखिए सांस ले रहा है छोड़ रहा है, ये साइन बता रहे हैं, और साथ ही साथ इसके पैर और इससे देखकर पता चलता है ये पवन मुक्त आसन कर रहा है। अगला देखिए ये वाला, ये क्या कर रहा है, फन की तरह अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठा रहा है, तो इससे पता चलता है ये क्या कर रहा है, कौन सा आसन कर रहा है, भुजंग आसन कर रहा है। तो बहुत इजी है ये क्वेश्चंस जो आपके ऐसे इस टाइप के दिए गए हैं। अगला कुछ विकृतियों की फोटोज दी गई है और फिर हमें बताना है कि ये कौन सी विकृतियां हैं।
तो देखिए पहली वाली ए, इसमें आपको ये हड्डी कुछ दिख रही होगी, ये क्या है, ऐसे आके फिर ऐसे आके ऐसी है, यानी कि एस प्रकार की है। और एस प्रकार की जो हड्डी है वो स्कोलियोसिस की होती है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है वह एक तरफ झुक जाती है, ये भी बोला जाता है इसे। अगर आप इन दोनों में से कोई एक भी लिख कर आएंगे तो वो सही हो जाएगा। स्कोलियोसिस इंग्लिश में नाम है और हिंदी में रीढ़ की हड्डी का एक और झुकना या फिर झुकाव, ये इसका नाम है। अगला देखिए, अगली विकृति कौन सी है। आपको अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा है कि इसकी ये निकला हुआ है, तो ये कुबड़ की समस्या है। अब पीछे की तरफ है तो पीछे की तरफ कुबड़ है, ये अगर आगे की तरफ होता तो आगे की तरफ कुबड़ निकलता, पर यहाँ पर तो पीछे की तरफ है, तो इसका आंसर क्या होगा, पीछे की ओर कुबड़। अगला देखिए, अब इसके पैरों के बीच में कितना ज़्यादा गैप है, घुटनों के बीच में, तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, ये इसकी जो टांग है वो किस टाइप की है, धनुषाकार टांगे हैं, यानी कि बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगे है, तो इसका आंसर धनुषाकार हो जाएगा। अगला देखिए, ये बिल्कुल घुटने जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सा विकार होता है, घुटनों का टकराना इसे कहा जाता है, तो इसका घुटनों का टकराना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको एडक्शन और अबडक्शन दे रखा है, अबडक्शन और एडक्शन, उल्टा सीधा बोल दिया, कोई बात नहीं, बात तो एक ही है, इनके बीच में हमें अंतर करना है। सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए, और अंतर 2 नंबर का है, यानी कि 2 पॉइंट इसके बारे में बताने, 2 पॉइंट इसके बारे में। और अंतर आपको, या तो आप क्या कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि अंतर करते हुए आप लाइन करके ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप पॉइंट में भी कर सकते हैं। तो जो अबडक्शन है उसका क्या होता है, अगर उसकी डेफिनेशन देखी जाए तो इसमें क्या होता है, जो शरीर की जो मध्य रेखा होती है उससे जो दूर हो जाता है, जो जोड़ होते हैं, या फिर इसे कहा जाए शरीर से दूर होना, तो ये है अबडक्शन। अगर बात की जाए एडक्शन की, तो एडक्शन में क्या होता है, शरीर के जो अंग होते हैं, जो शरीर का जो जोड़ होता है वो निकट आता है, पास में आता है, मध्य रेखा के पास आता है। अब मैं यहाँ पर एडक्शन जो ये है, अबडक्शन की जो डेफिनेशन दूं तो ये दूंगी हाथों को, अगर इसका एग्जाम्पल, क्योंकि डेफिनेशन में दे चुकी हूँ, अगर इसका एग्जाम्पल दूं तो इसका एग्जाम्पल होगा हाथों को क्या करना है, कंधों की तरफ से ऊपर की ओर उठाना। जैसे कि अगर आपको पनिशमेंट दी जाती है और आपको कहा जाता है अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए, दोनों हाथों को खड़ा कर लीजिए, तो ये क्या है, अबडक्शन है। और अगर एडक्शन का एग्जाम्पल दूं तो इसमें क्या आएगा, हाथों को क्या करना है, कंधों की तरफ से, जो कंधों का जो जोड़ होता है, जो जॉइंट होता है, उसकी तरफ से क्या करना है, उस नीचे की तरफ लेके आना, शरीर के पास लेकर आना है अपने, तो ये क्या है, ये होगा एडक्शन। अगला देखिए, अथवा में ये 16 वाला क्वेश्चन रह गया, देखिए लीग टूर्नामेंट तथा नॉकआउट टूर्नामेंट में से इनकी लाभ बताने हमें तुलना करते हुए। तो लीग टूर्नामेंट देखिए, जो लीग टूर्नामेंट है और नॉकआउट टूर्नामेंट, जो नॉकआउट टूर्नामेंट है उसका लाभ क्या होगा, सबसे पहला लाभ यही होगा, अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो उसमें क्या होता है, जितनी टीमें मैच हारती जाती हैं वो मैच को छोड़कर बाहर हो जाती हैं, तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसी से इसके जो लाभ है वो बन जाते हैं। पहला तो क्या है, कम खर्चीला होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, क्यों, अगर जो टीमें हैं वो मैच छोड़कर उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा तो क्या होगा, मैच की संख्या बढ़ती जाएगी और वो क्या होगा, खर्चीला होता जाएगा। दूसरा, कम संख्या में समाप्त हो जाता है, यानी कि जो कम संख्या है मैचों की और कम समय है उसमें समाप्त हो जाता है, कम समय में समाप्त हो जाता है, जो टाइम है वो काफ़ी कम लगता है, क्योंकि कुल मैच यहाँ नॉकआउट टूर्नामेंट में कम होते हैं मुकाबले में लीग टूर्नामेंट के। तीसरा, अगर क्योंकि यहाँ पर 2 ही नंबर का, कोई बात नहीं, मैं एक और बता देती हूँ। तीसरा क्या हो सकता है इसका, खेलों में जो प्रदर्शन स्तर है वो बढ़ता है नॉकआउट टूर्नामेंट में। क्यों बढ़ता है, अब आप कहेंगे जो खिलाड़ी है उन्हें तो निकाल दिया जाता है, तो क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो खिलाड़ी है, मान लीजिए अभी आपके ऊपर प्रेशर नहीं था कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, तो उसके लिए आपके ऊपर अभी 1 साल तक प्रेशर नहीं था। अब प्री बोर्ड हुआ है, उसके बाद आप पर क्या प्रेशर होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम होंगे और तैयारी करनी होगी, तो इस टाइम पर आप क्या है, आप तैयारी करेंगे, अगर तैयारी नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए जब हमारे पास ये होता है कि हम फेल हो जाएंगे किसी चीज़ में, हमें निकाल दिया जाएगा उससे बाहर, तो हम डर जाते हैं, और डर के कारण भी कई बार हम क्या करते हैं, प्रेरित होते हैं, इसे बाहरी अभिप्रेरणा कहा जाता है।
तो नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रदर्शन स्तर इसी टाइप से बढ़ेगा कि अगर जो खेलों में से जो खिलाड़ी हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा अगर वह हार जाएंगे, तो इसलिए डर के कारण वो तैयारी करेंगे। अब लीग टूर्नामेंट की बात की जाए तो लीग टूर्नामेंट में क्या लाभ है इसकी, जो कुशलता होती है, एक खिलाड़ी के अंदर क्षमता होती है, मतलब कि एबिलिटी होती है, और जो योग्यता होती है, तो उन्हें दिखाने का प्राप्त जो पूरा अवसर होता है वो मिल पाता है, उन्हें पर्याप्त अवसर मिल जाता है। क्यों, इसमें जो खिलाड़ी होता है अगर वह एक बार हार जाता है तो भी वो क्या करेगा, बाकी जो टीम है उसके साथ खेलेगा। अगर एक टीम हार जाती है तो दूसरी टीमों के साथ उसे एक मौका दिया जाता है खेलने का हर टीम के साथ। तो इससे क्या है, उसकी जो क्षमता, कुशलता और योग्यता है वो दिखाई पड़ जाती है। अगला जो है इसका, खेलों को अधिक प्रसिद्ध करने में भी क्या है, लीग टूर्नामेंट अपना एक लाभ दिखाता है। कैसे होता है इससे फ़ायदा, कि जो खेल होते हैं वो अधिक समय तक चलते रहते हैं, क्योंकि हर जो टीम है वो हर टीम के साथ खेलेगी, इसलिए जो खेल है वो लंबे समय तक चलते हैं, जो मैच वो लंबे समय तक होता है और लोगों को मैच देखने में मज़ा आता है, इसलिए वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसी टाइप से मैचों की संख्या ज़्यादा होती है, तीसरा पॉइंट यही हो जाएगा इसका। तो ये हो गया हमारा। अगला इसके अथवा में देखिए, टूर्नामेंट शुरू होने से पूर्व काम करने वाली किन्हीं 4 समितियों का नाम बताइए। पूर्व पूछ रखा है, पूर्व मतलब टूर्नामेंट जब तक स्टार्ट नहीं होता उससे पहले। तो इसमें आपकी सबसे पहले प्रचार समिति, जब खेल जो है, टूर्नामेंट जो है डिसाइड कर लिया जाता है कि इस डेट को होगा, तो उसका प्रचार करके सबको बताना भी तो होगा, इसलिए जो प्रचार समिति है वो काम आती है। दूसरा, स्वागत समिति, अब बाहर से खिलाड़ी आ रहे हैं तो उनका स्वागत करने के लिए, या फिर बाहर से देखने वाले जो आ रहे हैं उनके बैठने की व्यवस्था करने के लिए, जो उसके लिए क्या है, एक स्वागत करने के लिए क्या है, एक स्वागत समिति होती है। इसी टाइप से निरीक्षण जो समिति होती है वो देखती है कि हर व्यवस्था सही भी है या नहीं है। और चौथी क्या होगी, डिसिप्लिन समिति, डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए क्या डिसिप्लिन समिति जरूरी होती है। तो ये 4 समितियां हो गई हैं आपकी। और अब जो इसके आगे का प्री बोर्ड सोल्व करवाना है क्वेश्चन पेपर, वो मैं आपको और जो दूसरी वीडियोस आएंगी उसमें करवाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताएं कैसी लगी। कोई कन्फ्यूज़न है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। अच्छी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छे जो मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो थैंक यू, अगली वीडियो में मिलेंगे।